अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। एक नौजवान की पुरतजस्सुस और हैरत अंगेज दास्ताने हयात जिसको एक रूह की मदद हासिल हो गई थी। आइए सुनते हैं नावल त्यागी की किस्त नंबर 1। मेरी दास्तान पढ़ने वाले यकीनन इस बात पर ताजुब का इजहार करेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। क्या आत्माएं वजूद में आती हैं? क्या कोई उनका इंतजार भी करता है? ये हकीकत है और इसका जिंदा सबूत मैं हूँ। मैं आज जब अपने माजी पर निगाह डालता हूँ तो मैं खुद भी ताजुब में पड़ जाता हूँ। क्या वाकई ये वाकयात मेरे साथ बीते हैं या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? लेकिन क्या ख्वाब इतने तवील होते हैं? लोग मुझे रंजीत कुमार वर्मा के नाम से जानते हैं। माता जी मेरे बचपन में ही मर गई थी। आज तक इनकी कोई तस्वीर देखने को ना मिली। मेरा ताल्लुक रियासत भोपाल से है। पिताजी की रियासत के करीब बहुत बड़ी जागीर थी जिसे बेचकर वो आज शिपिंग एजेंसी खोलकर करोड़ों रुपए बना रहे थे। घर के एक पुराने वफादार खादिम से कभी सुना था कि मेरे पिताजी प्रकाश कुमार वर्मा शादी से कबल कुछ ना थे। जागीर मेरी माताजी अपने हमरा लाई थी और उनके मरने के बाद पिताजी इस जागीर के मालिक हो गए थे। और वो शख्स जो सिर्फ पति था अब करोड़पति है और अब बम्बई जैसे खूबसूरत शहर में एक बहुत बड़ी कोठी में रहता है, जबकि उसका सपूत अब तक हॉस्टल के छोटे से कमरे में मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब देख रहा है। उसके इर्द गिर्द इंजीनियरिंग की किताबों का एक ढेर है, जहाजों के मुख्तलिफ मॉडल हैं और वो खुद तसव्वुर ही तसव्वुर में आसमान की वुसअतों को छू रहा है और गहरे नीले बादलों की दबीज चादर में छुपकर अपनी मंजिल की जानिब परवास कर रहा है। ऐसी हसीन तसव्वुराती दुनिया मैंने बचपन से अपने जहन में समा रखी है और आज उसकी तकमील के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहा हूँ। पिताजी के करोड़ों रुपए मेरे इस ख्वाब की तकमील में सिर्फ इस हद तक साथ दे सकते हैं कि मैं पायलट कोर्स करता हूँ, फिर ये मेरे लिए बेकार हैं। हर माह की पहली तारीख को एक माकूल रकम का चेक मुझे हॉस्टल पहुंच जाता है और ये रकम मेरे लिए काफी होती है। पिताजी को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि उनका सपूत क्या पढ़ रहा है, आया पढ़ भी रहा है या बेकार अपना वक्त और उनका रुपया जाया कर रहा है। उन्हें मेरे कुछ बनने ना बनने से कोई दिलचस्पी नहीं है। फ्लाइंग क्लब के मैच में मुझे सिर्फ एक नौजवान पसंद आया जो मेरी ही तरह करोड़पति बाप का बेटा था, लेकिन मुझसे मुख्तलिफ था। वो रुपए को ठिकाने लगाना जानता था, जबकि मैं कुछ ना कुछ पसे अंदाज कर ही लिया करता था। बड़ा फर्क था उसमें और मुझ में। वो एक रात में जुआ खेलकर हजारों रुपए हार जाता था और मैं कमरे के बाहर तारीक रातों में कुर्सी पर बैठकर सिगरेट के कश लगाता रहता था। मेरे जहन में मेरा मुस्तकबिल था और उसके जहन में अपने बाप से मजीद रुपया बटोरने का ख्याल। फिर भी वो मुझे पसंद था, मेरा बेहद एहतराम करता था। उस रोज जब वो आधी रात को शराब के नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मुझे राहदारी में कुर्सी पर बैठा देखकर चौंक गया। रंजीत भैया, इतनी रात गए आप यहाँ बैठे हैं? वो दीवार के सहारे खड़ा हो गया। हाँ रमेश, तुम्हें कुछ कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुम वापस आकर सो जाते हो तो शायद मुझ पर नींद गालिब आने लगती है और मैं भी अपने कमरे में चला जाता हूँ। तब ये कुर्सी खाली हो जाती है। अरे रंजीत भैया, क्यों इतनी तकलीफ करते हैं? वो तो विल्सन के कमरे में बुर्ज जमती है तो मैं भी चला जाता हूँ। महज मेरे एहतराम में ये सादा सा झूठ बहुत भला मालूम हुआ, लेकिन मैं उसे एहसास दिलाना चाह रहा था कि सब कुछ विल्सन के कमरे या नाइट क्लबों और रंगीन सियाल में ही मुकीद नहीं जिसे वो बेतरह चढ़ा जाता है। दुनिया किसी और अंदाज से भी देखी जा सकती है, देखने वाले आंख होनी चाहिए। रिमेश, ताश के 52 पत्ते हर किसी के हाथ में होते हैं। कोई उन्हें फेंटते हुए वक्त गुजार देता है और कोई मेज पर फैलाकर और इस पर रकम लगाकर। तुम अपने पत्ते दूसरे अंदाज में उड़ा रहे हो और एक दिन आएगा जब ताश की ये चिकनी और खूबसूरत सी गड्डी तुम्हारे हाथों की असीर ना होगी। इससे कबल कि ये तुम्हारी असीरी से रिहाई पा सके तुम इसे दूसरे अंदाज में उड़ाना छोड़ दो, लेकिन तुम्हें उससे कबल वो जहर भी छोड़ना होगा जिसका कोई तरियाक नहीं। तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, आज ही दिल्ली से तार आया है। मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। अपने पिता के बारे में सुनकर वो परेशान नहीं हुआ, बल्कि नीम व आंखों से मेरा पहला लेक्चर सुन रहा था। जिंदगी की दास्तान सुनकर भूल जाना उसका मामूल था। मैंने फिर कहा, और इसकी वजह सिर्फ ये है रमेश कि तुम्हारे पिताजी ने इस जहर को हलक से उतारना शुरू कर दिया था। क्या तुम भी महज दिल के एक या दो दौरों में जिंदगी की ये बाजी हारना चाहते हो? नहीं रंजीत भैया, मैं कल होश में सोचकर अपना फैसला या फलसफा जिंदगी सुनाऊंगा। वैसे एक बात कहूँ, जब सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसकी नस नस में एक ऐसा सियाल गर्दिश कर रहा हो जिसने उसकी कुव्वत समात और कुव्वत गुयाई सल्ब कर रखी हो, तो इतनी कीमती और अहम बातों को उस वक्त तक के लिए महफूज रख लेना चाहिए जब उसकी आंखें खुली हों।
ये कहकर रमेश दीवार का सहारा लेता हुआ आगे बढ़ गया। अजीब चीज है शराब भी, कैसी काम की बात कह गया था वो। दूसरे दिन रमेश मेरे कमरे में आया तो मुझे किसी कदर हैरत हुई कि ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया, जबकि ये 11 बजे से पहले उठने का आदी ना था। रंजीत भैया, पिताजी से टेलीफोन पर बात हुई है? बहुत मामूली सा दौरा था। फैमिली डॉक्टर का कहना है कि कोई तशवीश की बात नहीं। पिताजी भी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं, मगर मैं एक दिन के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपनी निगाहों से देखकर मुतमईन हो सकूं। प्रकाश ने आते ही कहना शुरू कर दिया था और अपनी बात कह चुकने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गया। बेहद अच्छी बात है, तुम दिल्ली जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ से शिमला चलेंगे। मंजूर? बेहद मजा आएगा। रमेश मेरे साथ जाने का सुनकर उछल पड़ा। इसमें इतनी भरपूर खुशी की आखिर क्या बात है? क्या गुज़श्ता बरस 10 रोज की तातील में हम शिमला नहीं गए थे? गए थे, यकीनन गए थे, लेकिन वो मौसम बहार था और अब शिमला बर्फबारी से हसीन तर हो गया होगा। अच्छा जाओ, जाकर अपना सामान लेकर आओ। जा रहा हूँ, मगर गुज़श्ता शब की बातों की माफी चाहता हूँ। माफ किया, मैंने हंसते हुए कहा और वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं सूटकेस में कपड़े रखने लगा। एक दिन दिल्ली ठहरकर हमें शिमला पहुंचना था। रमेश दिल्ली में अपने पिताजी की इयादत करता और मैं दिल्ली की सड़कें नापता। जिंदगी एक महदूद महवर के गिर्द घूम रही थी। तन्हाई जिंदगी का एक लाजमी जुज बन कर रह गई थी। रमेश की तरह मैं दिल लुभाने और बहलाने के तरीकों से वाकिफ तो था, मगर उन्हें अपनाना न चाहता था कि जिंदगी का ये चलन बेहद बुरा और घिनौना है, कम से कम मेरे नज़दीक। मगर मुझ में और रमेश में एक और बड़ा फर्क था। वो अपने पिताजी से मिल सकता था, उसके पिता उसे याद कर सकते थे, जबकि मैं ना तो अपने पिता से मिल सकता था। कभी इत्तफाक मुलाकात को मैंने शुमार नहीं किया। उनके एहसासात अगर कुछ थे तो मैं उससे लाइल्म था। मैं उनकी सेवा करना चाहता था, लेकिन बचपन से लेकर अब तक उनका रवैया मेरे सामने था। वो किसी और मंजिल के मुसाफिर थे और मैं किसी और मंजिल का। वक्त ने खून के रिश्तों को अजनबियत बख्शी थी और बहरहाल इस अजनबियत को हम दोनों को कबूल करना था, इसलिए कि यह वक्त का फैसला था। रमेश की कार का हॉर्न सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। उसने ड्राइविंग सीट मेरे लिए छोड़ दी। नहीं रमेश, ड्राइविंग तुम ही करोगे, मैं कुछ थकन सी महसूस कर रहा हूँ, मैंने अटैची केस पिछली सीट पर डालते हुए कहा। वो मुताजिब नजरों से मुझे देखने लगा। मैं उसके बराबर में बैठ गया। मजबूरन उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार आगे बढ़ गई। दिल्ली में रमेश अपने पिताजी की इयादत में मसरूफ रहा और मैं बिला वजह सड़कों की खाक छानता फिरा। रात हमने दिल्ली में गुजारी थी और अगले दिन शिमला के लिए रवाना हो गए। शिमला में पिताजी का एक खूबसूरत कॉटेज था। उस कॉटेज में पिताजी की एक प्राइवेट सेक्रेटरी कामिनी और कॉटेज का चौकीदार दवारका रहते थे। मेरे वहां पहुंचने पर वो मेरा मखसूस कमरा खोल देते। कामिनी को पिताजी ने कुछ अरसा कबल ही मुलाजमा रखा था, जबकि दवारका एक तवील अरसे से पिताजी का मुलाजिम था और वो हमारे पुराने मुलाजमों में से एक था। पहले वो बम्बई की कोठी में चौकीदार था, फिर न जाने क्यों इसे शिमला के कॉटेज पर भेज दिया गया। एक दफा जब मैं यहाँ आया था तो पिताजी के कुछ गैर मुल्की मेहमान यहाँ मुकीम थे, चुनाचा मैंने अपना ज्यादातर वक्त कॉटेज से बाहर गुजारा था। लेकिन दोबारा जब गया तो कामिनी और दवारका के अलावा कॉटेज में और कोई ना था। मेरा सामान दवारका ने कमरे में लाकर रख दिया और बतीसी बाहर निकालता हुआ बोला, छोटे सरकार, सर्दी बहुत ज्यादा है। हाँ, मगर तुम तो इसके आदी हो गए होगे, मैंने खिड़कियों पर पर्दे सिरकाते हुए कहा। हाँ सरकार, हम तो आदी हो गए हैं, पर आप ना ही बर्दाश्त कर सकेंगे। उसकी बतीसी बदस्तूर बाहर निकली हुई थी। क्या करें द्वारका, जिंदगी के दिन तो गुजारने ही होते हैं ना। यहाँ पहाड़ों पर गिरती हुई बर्फ देखकर ही गुजारा करेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं सरकार, भगवान आपका जीवन रखे। क्या पियेंगे आप? फिलहाल कॉफी, फिर जरा सोएंगे। बहुत अच्छा छोटे सरकार। वो कॉफी लेने बाहर चला गया। मैंने खिड़की से बाहर की जानिब देखा। छोटी बड़ी पहाड़ियों पर बर्फ ने डेरा जमा लिया था। बर्फबारी के ये दिलकश मंजर जिंदगी के किसी खुशगवार झोंके की मानिंद थे। सफेद सफेद ओले मुसलसल गिर रहे थे। दरख्तों पर, पहाड़ों पर हर सू सफेद बर्फ थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। कामिनी ट्रॉली धकेलती हुई अंदर आ गई। कॉफी की खुशगवार महक मेरे नथनों से टकराई। द्वारका कहाँ है कामिनी देवी? मैंने ओवरकोट उतारते हुए पूछा। किचन में है, उसने आहिस्तगी से कहा, फिर मेरी तरफ देखती हुई चंद लम्हे बाद बोली, कॉफी बनाऊं? जी हाँ, बना दीजिए और बैठकर बनाइए। मुझे उसका खड़ा रहना कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो पिताजी की नहीं मेरी मुलाजमा है। शुक्रिया। वो सोफे पर बैठ गई और मेरे लिए कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाकर उसने मेज पर रख दी, साथ ही ट्रॉली पर खुश्क मेवे की एक प्लेट भी रख दी। मैंने कनखियों से उसका जायजा लिया। आपके पिता बहुत बड़े आदमी हैं रंजीत जी। मैं समझा नहीं। वो मेरे मोहसिन हैं।
उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि वो कारोबारी मसरूफियात में मगन रहते हैं और मैं अपनी तालीम में, इसलिए इनसे बहुत ही कम मुलाकात हो पाती है। मैं तो उनके बिजनेस के मुतालिक भी कुछ नहीं जानता। तो क्या अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी है? नहीं, अब ख़त्म हो गया है, अलबत्ता ट्रेनिंग बाकी है और यहीं से मेरे करियर का आगाज़ होता है। मैंने कॉफ़ी पीते हुए जवाब दिया। कॉफ़ी पीकर मैंने सिगरेट सुलगाई। अजीब बात है, आप तन्हा ही सिगरेट पीते हैं, तो किसके साथ पीऊं? उसकी बातें मेरी समझ से बालातर थीं। मेरे अलावा यहाँ और तो कोई नहीं। उसने कमरे में नजरें दौड़ाते हुए कहा, अगर आप पीना चाहें तो मेज़ पर पैकेट और लाइटर मौजूद हैं, उठाइए और शौक फरमाइए। उसने सआदतमंदी से मेरे हुक्म की तामील की और धुएं के मरगुले बनाने लगी। कुछ अजीब सा अंदाज था जिसे मैं कोई नाम न दे सका। कॉफी की प्याली ट्रॉली में रखकर वो ट्रॉली लेकर बाहर निकल गई। तबीयत बोझल बोझल सी हो रही थी, चुनाचा मैं बाथरूम में घुस गया। गुस्ल से फारिग होकर मैंने लिबास पहना और ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम के खूबसूरत गोशे में छोटा सा बार था। 3-4 स्टूल, खूबसूरत और नाजुक कांच की छोटी बड़ी बोतलें, हल्की हल्की रोशनी, ये सब कुछ एहतमामे सरूर था। कामिनी एक स्टूल पर बैठी ब्रांडी पी रही थी। हेलो स्वीट रंजीत, उसने जाम उठाते हुए मुझे पुकारा। हर चंद के मैं नौजवान था। शनासा लड़कियों के ख्याल में मैं काफी खूबसूरत और हैंडसम था, बावकार और संजीदा था, चार्मिंग पर्सनैलिटी का हामिल था, लेकिन इश्क करने का सरदस्त मेरा कोई प्रोग्राम न था। कामिनी से यूं भी तकल्लुफ की हदों को मजबूत रखना चाहता था कि ये पिताजी की पर्सनल सेक्रेटरी है। क्या पेश करूं? कामिनी स्टूल से उतरकर मेरे करीब आ गई। मैंने हसीन जिंदगी का तस्वुर किया और कॉफी का कह दिया। रंजीत साहिब, लोग इतनी शदीद सर्दी में बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने जब शिमला आते हैं तो अपना आप गर्म रखने के लिए विस्की और ब्रांडी का सहारा लेते हैं। शुक्रिया, मुझे कॉफी का सहारा ही बहुत है। ताज्जुब है, उसने बुरा सा मुंह बनाया। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। आप द्वारका तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि मुझे कॉफी की एक प्याली दरकार है, फौरन और इसी वक्त, मैंने खुश्क लहजे में कहा। बहुत अच्छा। वो गुस्से से पैर पटकती हुई वापस बाहर की तरफ चली गई। कामिनी देवी, ख्याल रहे कि मैं राह चलता कोई नौजवान नहीं हूँ, बल्कि आपके इकलौते बॉस का इकलौता सपूत हूँ। मेरे लहजे की सख्ती उसने फौरन महसूस कर ली और फौरन ही बोली, यस सर। मेरे लबों पर मुस्कुराहट रच गई। इश्क का भूत एक लम्हे में उतर गया। वो बार से किचन की तरफ चली गई और ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी हुई राइफल पर मेरी नजरें मरकूज हो गईं। भोपाल का खौफनाक जंगल और उसमें शिकार बेहद उम्दा रहेगा। मुझे रिमेश का ख्याल आया। वो शिकार के मामले में बड़ी हद तक वाकफियत रखता था। मैंने सोचा क्यों न उससे राब्ता कायम किया जाए और भोपाल के जंगलात का मजा लूटा जाए। चुनाचा इस ख्याल के तहत मैं सोफे पर से उठ खड़ा हुआ और टेलीफोन के नंबर मिलाए। रिमेश, मैंने पूछा। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। वो सो रहे हैं, उससे कहिए कि उसके पिताजी अपने कॉटेज में उसका इंतजार कर रहे हैं। जी जी, बहुत बेहतर, अभी उठाती हूँ। घबराई हुई आवाज मुझे फोन पर सुनाई दी और मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हे बाद रिमेश की आवाज फोन पर सुनाई दी। जी पिताजी, कैसे याद किया? नालायक सपूत को गोली मारने का ख्याल है? जी हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है। वैसे इस काम के लिए कल का दिन कितना मौजूद रहेगा? अच्छा रहेगा, लेकिन शिमला से बाहर जाने का इरादा है। बेहद अच्छा इरादा है, लेकिन कहाँ जाने का? भोपाल। देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा निशाना कैसा है। भैया रंजीत, क्या यकसानियत से उकता गए हो? हाँ रिमेश, जब तक ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी इसी कैफियत से 2-4 रहना पड़ेगा। सोच रहा था कि भोपाल चलते और शिकार में कुछ वक्त गुजारते तो जी बहल जाता। गलत सोच है। शिकार इतने खूबसूरत मौसम में मुनासिब नहीं रहेगा। बेहतर ये है कि तुम मेरे कॉटेज आ जाओ ताकि तुम्हें बोरियत से दूर होने की ट्रेनिंग दे सकूं। अपनी ट्रेनिंग से मुझे तो बाज रखो, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं रिमेश की बात का मतलब बखूबी जानता था। किस सोच में गुम हो गए हो? रिमेश की आवाज आई। कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, अगर तुम्हारा इरादा नहीं तो फिर मैं भी नहीं जाता। रिमेश टाल मटोल से काम ले रहा था और मैंने भी उस पर जोर देना मुनासिब नहीं समझा। बुरा मान गए रंजीत। अच्छा तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहकर उसने मेरा जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मैंने बेदिली से रिसीवर क्रेडल पर रखा और सिगार बॉक्स से एक सिगार निकाल लिया। सिगार पीते हुए मैंने सोचा, क्या अजीब सी जिंदगी हो गई है, फीकी फीकी बेकैफ सी जिंदगी। फितरतन मैं तन्हाई पसंद था। रिमेश के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन कामिनी को डांटने के बाद से मैं कुछ ज्यादा ही झल्ला गया था। मुझे अपने तन्हा होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। इतने में कामिनी मेरे लिए कॉफी का कप लिए नमूदार हुई। बिलाशुबा कामिनी एक अच्छी साथी साबित हो सकती थी, लेकिन उसकी जुमानी गुफ्तगू और खतरनाक अदाएं मुझे खलती थीं। बुनियादी तौर पर मुझ में चंद खामियां थीं। मैं लड़कियों से ज्यादा बेतकल्लुफी पसंद नहीं करता था। शराब से बेपनाह नफरत करता था, खा वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल की जाए। मेरे मुसलमान साथी मेरी इन्हीं खामियों की बिना पर मुझे बेहद पसंद करते थे और मैं भी उनका एहतराम करता था, इसलिए कि इनमें भी यही खामियां थीं कि वो गुनाहों से दूर भागते थे। पहली बार जब मैं शिमला आया तो मुझे पिताजी के कॉटेज में इस सजे हुए बार को देखकर कतन खैरत ना हुई। वो बेतहाशा दौलत कमाते थे और दौलतमंदों की नज़र में दौलत का सही मुसर्रफ यही है कि वो शराब पीकर खिदमत खल्क करें, नाजुक नाजुक शीशे जैसी नाजुक दोशीज़ाओं के जिस्मों को रोंदें और उन्हें मोटी मोटी रकमें देते रहें ताकि उन्हें अपने जिस्म के पामाल हो जाने का कोई मलाल ना हो और उन मोटी रकमों से वो अपनी और दूसरों की ज़रूरियात पूरी कर सकें। हरचंद के रिमेश में भी यही बुराइयां थीं। वो एक दौलतमंद बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। दुनिया भर की अयाशियों में बाप की दौलत इस्तेमाल करता, फ्लैश खेलने बैठता तो कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर ना निकलता, शराब पीने बैठता तो उस वक्त तक शराब हाथ से अलहदा ना करता जब तक कि उसका रुआं रुआं शराब से सैराब ना हो जाए, उसके मसामों से पसीने की जगह शराब के कतरे नमूदार ना हो जाएं। किसी हसीना से दोस्ती करता तो उस वक्त तक उसका साथ ना छोड़ता जब तक कि वो हसीना रिमेश से तंग ना आ जाती। इन तमाम बुराइयों के बावजूद रिमेश एक अच्छा और मुखलिस दोस्त था। ये तमाम हरकतें वो मेरे सामने नहीं करता था बल्कि उनके जिक्र तक को जुबान पर ना लाता। रंजीत साहिब, कॉफी ठंडी हो रही है। कामिनी की आवाज पर मैं चौंक गया। इतना सोचना अच्छा नहीं होता रंजीत साहिब, वो आहिस्ता से बोली। मैंने सिगार एश ट्रे में रखा और कप उठा लिया। दुनिया में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना एक साथी चुन लेते हैं, किसी एक चीज से प्यार करते हैं। मुझे बस अपनी सोचों से प्यार है, मेरी तन्हाई की साथी हैं। लेकिन रंजीत साहिब, ऐसे लोग खुद परस्त होते हैं, दूसरों के एहसासात की कदर नहीं जानते। कामिनी अपने दस्ताने ठीक करते हुए बोली। कामिनी देवी, आप सच कहती हैं, ऐसे लोग वाकई बेहिस होते हैं। एक मुकर्ररा वक्त तक जब उन्हें उनके ख्वाबों की ताबीर मिल जाती है, ये लोग किसी काबिल हो जाते हैं तो उनसे ज्यादा हसास कोई दूसरा नहीं होता। शायद आप ठीक ही कहते हों, लेकिन अगर इंसान सोचों में डूबा रहने की बजाय कोई काम करे, कुछ तख्लीक करे, जिंदगी की बेशुमार दिलचस्पियों में हिस्सा ले, तो इंसान एक ऐसी शख्सियत इख्तियार कर जाता है जिसे दुनिया उसके नाम से पहचानती है। ये नहीं जानती कि उनका महबूब फनकार भूखा है या उसका पेट भरा हुआ, वो अमीर है कि गरीब। बस वो उसकी तख्लीकात से, उसके फनकाराना एहसासात से उसकी कदर करती है, उसे पहचानती है। हर एक ने अपना फलसफा जिंदगी अपनाया हुआ है और बस उसी से प्यार करता है, इसलिए बहस को जाने ही दीजिए। ख्यालात की हम आहंगी महज इत्तेफाक पर मबनी होती है, वरना हर पहला इंसान दूसरे इंसान के ख्यालात से इख्तलाफ रखता है। मैं कामिनी की फलसफियाना गुफ्तगू से आजिज आ गया था, इसलिए मैंने बहस का खात्मा कर दिया। कॉफी का कप खाली करके कामिनी को थमा दिया और सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। सरकार, रिमेश बाबू आए हैं, द्वारका ने इत्तला दी, उसे अंदर भेज दो। द्वारका वापस चला गया और चंद लम्हे बाद रिमेश अंदर दाखिल हुआ। वो तन्हा नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। कामिनी मेरे करीब ही खड़ी इन दोनों को देख ही रही थी। रिमेश मुझे नजरअंदाज करता हुआ कामिनी के करीब आया। मुझे रिमेश कहते हैं, और आप? रिमेश, ये कामिनी है, पिताजी की प्राइवेट सेक्रेटरी, और आजकल यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई हैं। कामिनी की बजाय मैंने जवाब दिया। और अमीरजादों से बेपनाह नफरत करती हैं, मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया। वेरी सैड न्यूज़, वो हाथ मलता हुआ बोला और अपने लिबास पर से बर्फ झाड़ने लगा। तुम्हारे पिताजी ने शायद एटिकेट्स नहीं सिखाए, वरना तुम बर्फ बाहर झाड़ कर आते। इसमें मेरा क्या कसूर पिताजी, आपने ट्रेनिंग ही गलत दी है। वो मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठ गया। इसी बात पर कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप भी तशरीफ रखिए, मैंने उसकी साथी लड़की से कहा। पिताजी, इस बार शिमला में बर्फ कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, उसने कामिनी की तरफ मानीखेज नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन अहमक और नालायक सपूतों के पिता सर्दी का एहसास खत्म करने के लिए महज कॉफी पर गुजारा कर लेते हैं, जबकि तुम जैसे नालायक सपूत इन रंगीन सहारों का सहारा लेते हैं। बचपन में अगर आप मुझे कॉफी की अहमियत का एहसास दिला देते तो ये गुस्ताखी कभी सरजद ना होती। वो मिजाज अमेज शर्मिंदगी से बोला। उसके लबों पर चंद लम्हे कबल वाली शरीर मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। अगरचे यहाँ ये रंगीन सहारा काफी मिकदार में मौजूद है, लेकिन मैं आपकी खातिर तवाज़िया कॉफी से कर सकूंगा और मैं सआदतमंदी से खातिर तवाज़िया कबूल कर लूंगा। वो पे दर पे तन से झुल्लास आ गया। मैंने कामिनी की जानिब देखा जो अभी तक हम दोनों की गुफ्तगू में दिलचस्पी ले रही थी। मुनासिब समझें तो इन बिन बुलाए मेहमानों की कुछ खातिर कर दें। बहुत बेहतर। वो वापस किचन में चली गई। ये मेरी कजन है साधना। जब मैं कॉटेज पहुंचा था तो ये वहाँ पहले से मौजूद थी। रिमेश ने सफाई पेश की। वो मेरे साथ ही शिमला आया था और मैं उसे कॉटेज छोड़ता हुआ अपने कॉटेज पर आ गया। अगर साधना देवी तुम्हारी कजन है, तब फोन पर मेरी आवाज सुनकर गड़बड़ा सी क्यों गई थी? तुम तो बिला वजह बाल की खाल उतारने में मसरूफ हो जाते हो। रिमेश ने मुझे आंख मारते हुए कहा, मगर उसके आंख मारने में भी बेचारगी थी। साधना देवी, आप माइंड ना कीजिएगा। रिमेश मुझे बहुत अजीज है। अगरचे उसकी हरकतें बड़ी हद तक नागवार हैं, लेकिन उसके सुधरने के वसी इम्कानात हैं।
ओह माय डैड, इन तमाम तफसीलात की आखिर क्या बात है? बस आप मुझे अजीज हैं और मैं आपको, इतना बहुत है। तुम चुप रहो नालायक, मैंने उसे डांटा और फिर साधना से मुखातिब हुआ। मैं उसकी नागवार हरकतों का जिक्र कर रहा था। ये शराब पीता है, मुझसे छुपा कर। उससे जाहिर ये हुआ कि ये शराब को बुरी चीज समझता है और इसीलिए मुझसे छुपाता है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझसे छुपाई जाती हैं लेकिन मेरे इल्म में किसी न किसी तरह आ जाती हैं, इसलिए ये काबिले माफ़ी हैं। जाने क्यों मैं रमेश को जिक पहुंचाने पर तुला बैठा था। शायद इसलिए कि उसने साधना की वजह से शिकार पर जाने से इनकार कर दिया था और अपने तौर पर कोई खूबसूरत बहाना तराशता रहा था। रंजीत साहिब, रमेश मुझसे आपका जिक्र कर चुके हैं। मैं उनकी कजन नहीं, दर हकीकत मैं बम्बई की आला दर्जे की कॉल गर्ल हूँ। मेरा ईमान पैसा है। रमेश मुझे मेरी खिदमात का माकूल मुआवजा देंगे और उसका कुछ हिस्सा मैं पेशगी वसूल कर चुकी हूँ। ये सच है कि मैं आप लोगों के आने से पहले ही शिमला पहुँच चुकी थी। उन्होंने आपके पिताजी का भी जिक्र किया था और आपके पिताजी मुझसे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, न सिर्फ मुझसे बल्कि बम्बई की पेशतर कॉल गर्ल से। साधना के इस इंकशाफ पर मुझे कतन हैरत न हुई। मैंने इत्मीनान और सुकून से इस इंकशाफ को सुना, जबकि रमेश के चेहरे की रंगत बदल गई। वो मेरी मौजूदगी का लिहाज करके खामोश बैठा रहा, वरना शायद वो साधना को उठाकर बाहर फेंक देता। उसे मेरे इत्मीनान पर हैरत थी और वो मुताजिब नजरों से मुझे घूर रहा था। साधना देवी, ना तो ये कसूर आपका है कि आप मेरे पिताजी से वाकिफ हैं और ना ही उनका कि वो आप जैसी बेशुमार कॉल गर्ल से वाकिफ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये तमाम खेल पैसे के बेकाबू हो जाने की वजह से अमल पजीर होते हैं। मैं इन खेलों में क्यों नहीं दिलचस्पी लेता, ये एक अलग सवाल है। इस पर मुझे हैरत है। साधना ने साफ गोई से काम लिया। हैरत की कोई बात नहीं, बावजूद इसके कि मैं इन खेलों में बड़ी आसानी से हिस्सा ले सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे पिताजी को इस पर कोई एतराज ना होगा। लेकिन मुझे एक मुकर्ररा रकम मिल जाती है जिसमें से जो खर्च होता है वो करता हूँ और बाकी रकम एक अकाउंट में जमा कराता रहता हूँ। इसलिए कि पैसा जब बेकाबू हो जाता है तो इंसान एक ऐसी कश्ती की मानंद डोलता है जो भरे समंदर में तूफान की लपेट में जा रही होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर तूफान की लपेट में आ जाती है। तब शायद वो जमाशुदा थोड़ी बहुत रकम पिताजी के लिए सहारा बन जाए, मगर मेरे ख्याल में शायद ऐसा कोई वक्त जल्द नहीं आएगा। मैंने मुस्कुराते हुए खुश दिली से साधना को तफसीलात से आगाह किया। आप मेरी समझ से बालातर हैं रंजीत। रमेश मुझे अजीब सी नजरों से देखता हुआ बोला। मैंने साधना की तरफ देखते हुए कहा, साधना देवी, आप रमेश को क्या दे सकती हैं? क्या जिंदगी का वो अनोखा सुकून जिसका एक इंसान तलबगार होता है? नहीं, आप चंद लम्हों के तूफान को सुकून नहीं कह सकती। अगर महज जिस्मों से आसूदगी हासिल होती या शराब पीकर जिंदगी पुरसुकून हो जाती तो इंसान को ऐसी कोई जदोजहद न करना पड़ती जिसका आखिरी सिरा सुकून होता है, जिसकी मंजिल सुकून होती है। जिंदगी समंदर की एक बेहद हसीन लहर है जो तेजी से साहिल पर जाती है और इस बेचैनी से समंदर में मिल जाने की नाकाम कोशिश करती है। आखिर थक हार कर साहिल पर बिखर जाती है। तब एक ठहराव सा आ जाता है। चंद लम्हे को समंदर की लहरें पुरसुकून हो जाती हैं और आहिस्तगी से साहिल का रुख करती हैं कि इत्मीनान से साहिल पर बिखरें। भगवान भगवान, ऐ इंसानी शक्ल के देवता, या तो मुझे अपने जैसा बना ले या चुप साध ले कि हम गुमराह लोग हैं। रमेश तेजी से मेरे करीब आकर दोनों हाथ जोड़ने लगा। सरकार के चरणों को छू लो रमेश बाबू, के इन चरणों से बड़ा सुकून मिले है। द्वारका ट्राली धकेलता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल होकर बोला। रमेश ने द्वारका की तरफ देखते हुए कहा, अपने सरकार से इजाजत दिला दो। क्या पागलपन है रमेश, आराम से बैठो और कॉफी पियो। सरकार कॉफी खुद ही बना लेवें, अपने बस की बात ना है। द्वारका ने बतीसी दिखाई। जाओ जाकर कामिनी को भेजो, मैं बना देती हूँ। साधना उठकर ट्राली के पास आ गई। इसी असना में कामिनी भी आ गई। ये कैसे हो सकता है कि मेहमानों को जहमत दी जाए? वो मुस्कुराते हुए साधना से मुखातिब हुई और कॉफी बनाने लगी। उन्हें मेहमानों का बड़ा ख्याल रहता है रमेश, मैंने कामिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा और कामिनी झींप गई। रमेश ने सिगरेट सुलगा लिया। साधना शायद गर्मी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने ओवरकोट उतार दिया। शंकर का कुछ पता चला? मैंने रमेश से पूछा। शंकर उसका बड़ा भाई था जो घर से नाराज होकर चला गया था। पुलिस में चले गए हैं, रमेश ने जवाब दिया। कोई बड़ा ओहदा? हाँ, सुना है कि कोई बड़ा ओहदा मिल गया है। कलकत्ता में पोस्टिंग है आजकल उनकी। बहुत खूब, तो उसे जीने का ढंग आता था। बाप की माली हैसियत को जिंदगी का सहारा ना बनाया। जवाबन रमेश मुस्कुरा दिया। शायद वो मुसलसल मेरी चुपती हुई बातों पर सुधरने के इम्कानात पर गौर कर रहा था। फिर कॉफी का दौर शुरू हो गया। कामिनी नजरें झुकाए बैठी थी जबकि साधना ड्राइंग रूम की आराइश का मुआयना कर रही थी। ये पेंटिंग किसकी है रंजीत साहिब? उसने एक कद आदम पेंटिंग की तरफ इशारा किया। मैं लाइलम हूँ, शायद कामिनी देवी आपको कुछ बता सकें। मैंने कामिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा।
ये पेंटिंग एक ऐसी फनकारा की है जिसे नाम कमाने का जुनून की हद तक शौक था। कामिनी किस कदर उदास लहजे में बोली। रिमेश कप खाली करते हुए बोला, मैं समझ गया किसकी है। किसकी है? साधना रिमेश की जानिब मतवज्जा हुई। कामिनी देवी की। रिमेश के जवाब देने से कबल ही मैं बोल उठा और कनखियों से कामिनी का जायजा लिया, जिसकी आंखों में उदासी की मध्यम चमक थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? साधना ने एक मासूम सवाल दाग दिया। पहले मालूम ना था, मैंने भी इसी लहजे में जवाब दिया और वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मेरे ख्याल से आपकी बोरियत दूर हो गई। रिमेश मुझसे मुखातिब हुआ। बड़ी हद तक। इसलिए ये तय पाया है कि हम चारों ताश खेलेंगे रात भर और फिर सुबह सो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? मैंने प्रोग्राम बताकर कामिनी से पूछा। उसने इकरार में गर्दन हिला दी। रिमेश और साधना भी आमादा थे। चुनाचा रिमेश ने कहा, मेरे ख्याल से पहले डिनर की तैयारी कर ली जाए, अगर ये दोनों देवियां राजी हों और देवता इजाजत दें। इजाजत है, मैंने शाहाना अंदाज में आवाज को बावकार बनाते हुए कहा और दोनों देवियां मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चली गईं। सर, एक पर्सनल सवाल कर सकता हूँ? इनके जाने के बाद रिमेश करीब आता हुआ बोला। मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। आप और कामिनी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ताज्जुब है, मेरी तमाम बातें, मेरे ख्यालात सुनने के बाद भी तुम ऐसा अहमकाना सवाल कर रहे हो। माफी का खास्तगार हूँ, बस कामिनी के अंदाज ने शक में मुब्तला कर दिया था। रिमेश, तुम्हारा रंजीत जिंदगी में एक ही बार किसी को चाहेगा और अपनाने के ख्याल से, और अगर हालात ने साथ दिया तो अपना कर अपनी एक अलहदा दुनिया बसाएगा। अच्छी सोच है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप किसी को भी जिंदगी के किसी मोड़ पर चाहने की कोशिश भी कर सकते हैं? उसने शरीर अंदाज में पूछा। शायद, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और वो खामोश हो गया। और फिर मैं खाने के इंतजार में सिगरेट से दिल बहलाने लगा और रिमेश किसी अंग्रेजी रिसाले की वर्क गर्दानी में मसरूफ हो गया। रात भर ताश की बाजी जमी रही। कामिनी और साधना ने ताश में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। मुख्तलिफ खेल खेलते रहे, कभी रमी, कभी कोर्ट पीस। आखिरकार सुबह 5:30 बजे हमने खेल बंद किया। रिमेश मेरे साथ ही बिस्तर पर दराज हो गया और साधना कामिनी के कमरे में चली गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रिमेश लिहाफ तानकर सो गया। मैं बिस्तर से उठकर ड्राइंग रूम में आ गया, सिगरेट जलाई और पांव फैलाकर आराम से बैठ गया। अभी कुछ ही देर मुझे बैठे हुई थी कि किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, कोई नजर न आया। मैंने उसे अपना वहम समझकर फिर सिगरेट के कश लगाने लगा। लैंप की मध्यम रोशनी में मुझे इस तरह बैठा रहना बेहद अच्छा मालूम हुआ है। चंद लम्हे इसी तरह गुजर गए। अचानक फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई ड्राइंग रूम में आया है और फिर मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। साधना मुहतात कदमों से चलती हुई मेरे करीब आ गई। रंजीत सरकार, जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और मैं अपने ख्याल की तस्दीक करने चली आई। आपको इस तरह मेरा आना बुरा तो नहीं मालूम हुआ? वो धीमे लहजे में बोली। उसके खूबसूरत बाल शानों पर बिखरे हुए थे। एक शरीर लट माथे पर आ गई थी। आंखों में वीरानी थी। चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। मुझे अफसोस है कि मैं आपको और रिमेश को एक कमरे में यकजा न रख सका। मुझे आपकी अजमत का इतराफ है। रंजीत साहिब, सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता। इंसान के एहसासात और असूल भी कोई चीज होते हैं। मगर मैं तो बहुत बेहिस शख्स हूँ, जिसे बेशुमार लोग खुद परस्त भी कहते हैं। इस वक्त मैं आपके पास एक दरखास्त लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, बल्कि ये ख्याल करके कि मैं एक गुमराह लड़की हूँ, मेरी दरखास्त कबूल कर लेंगे। मैं खामोश रहा। जिंदगी में कभी किसी कालगल से वास्ता ना पड़ा था, लेकिन मुशाहिदे बेपनाह थे। कहिए साधना देवी, बिला तकल्लुफ कहिए। मैं ब्रांडी पीना चाहती हूँ। हल्क खुश्क हो रहा है और सर्दी का एहसास बहुत तकलीफ दे है। सामने बार है, जितनी पीना चाहें पी सकती हैं। आप पर कोई पाबंदी नहीं, अलबत्ता रमेश को इजाजत नहीं है। शुक्रिया। साधना बार काउंटर की जानिब बढ़ गई। मैं इसे शराब पीते देखने लगा। जिंदगी की चंद घड़ियों को शराब की नजर करके लोग सुकून हासिल करते थे और फिर बेइत्मीनानी का सिलसिला शुरू हो जाता था। मैंने सिगरेट सुलगा ली। रंजीत साहिब, आपने कभी प्रेम किया है? उसने दूसरा पैक बनाते हुए पूछा। हाँ, किया है। किससे? अपने आप से, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब से। आप क्या हैं आखिर? क्या कभी आपको कोई समझ सका है? जो खुद अपना आप समझ लेते हैं, उन्हें दूसरों को समझाने की जरूरत पेश नहीं आती। मेरे जवाब पर वो खामोश हो गई और खामोशी से अपना हल तर्क करने लगी। कुछ देर बैठकर मैं वापस अपने कमरे में चला गया और लिहाफ ओढ़कर सो गया। दूसरे दिन दोपहर के बाद आंख खुली तो द्वारका कमरे में दाखिल हुआ। रिमेश कहाँ है? मैंने उसका बिस्तर खाली देखकर पूछा। सरकार, वो तो कभी के वापस चले गए। अच्छा, आप गुस्ल कर लें तो मैं नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। रिमेश बगैर बताए चला गया। शायद वो साधना को दी हुई रकम से मुकम्मल तौर पर फैज़याब होना चाहता था और मेरी मौजूदगी में उसके लिए यह नामुमकिन था। बेचारा।
मुझे उसकी हालत पर तरस आने लगा। कैसे सहारे अपनाए हैं उसने। गुसल से फारिग हुआ तो कामिनी मेज पर नाश्ता सजाए मेरा इंतजार कर रही थी। वो ब्लैक ट्राउजर और चमड़े की काली जैकेट पहने हुए थी। आज उसका चेहरा मेकअप से आरी था, अलबत्ता एक छोटी सी खूबसूरत नथ का इजाफा था। स्याह और लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए। कामिनी देवी, आप तो मुस्तकिल यहाँ रहती हैं। क्या शिमला जैसे खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ी इलाके में किसी रोमान ने जन्म लिया? मैंने एक बेतुका सा सवाल किया। मकसद सवाए इसके कुछ ना था कि उससे गुफ्तगू की जाए, वरना वो किस कदर सीरियस हो गई थी। आप तो रोमानी दुनिया के भासी ही नहीं, फिर इस सवाल का मकसद? उसने ताजुब नजरों से मुझे देखा। बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं हर इस रोमान का अंजाम जानना चाहता हूँ जो बड़े जोश व खरोश से शुरू हुआ है। मैंने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा। जो इंसान आगाज मोहब्बत से ही वाकिफ ना हो, उसे मोहब्बत करने वालों के अंजाम से दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। कामिनी खफगी से बोली। उसके बाद मैं कुछ न बोला, बस चुपचाप नाश्ते में मसरूफ रहा। नाश्ते से फारिग होकर सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। कामिनी ने भी बिला इजाजत सिगरेट केस से सिगरेट निकाल ली। मुझे उसकी ये हरकत किस कदर गली, लेकिन मैंने उसे कुछ न कहा। इतने में द्वारका कमरे में दाखिल हुआ। चेहरे से परेशानी झलक रही थी। क्या बात है द्वारका, परेशान क्यों हो? छोटे सरकार, एक पुलिस अफसर आए हैं, बड़े सरकार का पूछ रहे हैं। मैंने कहा वो नहीं है, पर छोटे सरकार हैं, वो आपसे मिलने का कह रहे थे। पुलिस अफसर पिताजी के बारे में पूछ रहा है? मैंने कामिनी की तरफ देखा और वो मुझे ही देख रही थी। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैंने द्वारका से कहा और कपड़े तब्दील करने अपने कमरे चला गया। ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो एक कद आवर शख्स पुलिस की वर्दी में सोफे पर बैठा पाइप से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं एसपी शंकर राय हूँ, उसने मुसाफा करते हुए तारुफ करवाया। मुझे रंजीत कहते हैं, जवाबन मैंने अपना तारुफ करवाया और उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी उसके करीब बैठ गया। गालबन आप प्रकाश कुमार वर्मा साहिब से मिलने आए हैं? जी हाँ, मगर मालूम हुआ कि वो तो मौजूद नहीं, इसलिए सोचा आप ही से मिलता जाऊं। वो अपनी खूबसूरत अंदाज में तराशी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने दरियाफ्त किया। एसपी शंकर राय ने एक लहजे के लिए मुझे देखा, फिर जैकेट की जेब से एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। इन साहिब के बारे में आपके पिताजी से दरियाफ्त करना था। मैं तस्वीर को बगौर देखने लगा। एक गैर मुल्की की तस्वीर थी जिसकी चीनी तर्ज की बारीक और लंबी मूंछें थी। शक्ल से वो यूरोपियन लगता था। उम्र मेरे अंदाज के मुताबिक 50 के लगभग थी। सॉरी, मैं तो इन साहिब से नावाकिफ हूँ। अगर ये साहिब पिताजी के दोस्तों में से हैं तो मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाता हूँ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। मैंने द्वारका की तरफ देखा जिसके चेहरे से इत्मीनान झलक रहा था। कामिनी देवी को बुलाओ। बेहतर सरकार। वो कामिनी को बुलाने अंदर चला गया। मैं एसपी शंकर राय से मुखातिब हुआ। आपकी पोस्टिंग शिमला में है या? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। आजकल तो बम्बई में है, वहाँ आपके पिताजी मौजूद ना थे, चुनाचा मैं शिमला चला आया। वैसे इससे कबल मैं कलकत्ता में था। एसपी शंकर राय की इस बात पर मैं चौंका। रमेश का भाई शंकर भी कलकत्ता में था। ये शख्स कहीं उसका भाई तो नहीं? इस ख्याल के तहत मैंने एक और सवाल किया। राय खन्ना के साहिबजादे हैं आप? शंकर राय ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। मेरे पिताजी से आप कैसे वाकिफ हैं? चंद रोज कबल उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, क्या आपको इल्म है? नहीं, मुझे कोई खबर नहीं। अब कैसे हैं वो? शंकर राय पहलू बदलता हुआ बोला। ठीक है, दौरा मामूली था। रमेश इनसे मिलने गया था और एक दिन उनके पास भी रहा। आप रमेश से भी वाकिफ हैं? उसे मजीद हैरत हुई। शिमला में ही है वो इस वक्त। मैं तफसील से एतराज बरत रहा था और टुकड़ों में उसे उसके भाई और पिता के बारे में बताकर उसकी हैरत में इजाफा कर रहा था। अभी शायद गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहता कि कामिनी द्वारका के हमरा अंदर दाखिल हुई। कामिनी देवी, ये एसपी शंकर राय हैं और एक सिलसिले में आपसे मदद दरकार है, मैंने पुरसुकून लहजे में कामिनी से कहा। कामिनी मुस्तरब दिखाई दे रही थी और अपने इस्तराब पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं नहीं जानता कि शंकर राय भी कामिनी की इस कैफियत को समझ सका या नहीं। बहरहाल मैंने उसकी दी हुई तस्वीर कामिनी के हाथ में थमा दी। क्या इन साहिब से वाकिफ हैं? शंकर राय ने बराह रास्त कामिनी को मुखातिब किया। जी, कुछ याद नहीं पड़ता कि इन्हें कहाँ देखा है। सूरत शनासा महसूस होती है, लेकिन जहन पर खूब अच्छी तरह जोर दीजिए। इन साहब को आपने कहाँ कब आखिरी बार देखा था? वैसे ये साहब आपके बॉस प्रकाश कुमार वर्मा के करीबी दोस्तों में से हैं। शंकर राय ने ये जुमला चुपते लहजे में कहा था। कामिनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और खौफजदा अंदाज में बोली, जी जी हाँ, मुझे मालूम है। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। अब आप बैठ जाइए आराम से, ताकि मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू कर सकूं। शंकर राय ने पाइप में तंबाकू भरते हुए कामिनी से कहा और मैं अपनी नशिस्त पर से उठ खड़ा हुआ।
मेरे ख्याल में शंकर साहिब, मैं आपकी अनऑफिशियल बातों में बिलावजह मखल हो रहा हूँ। जब आप अपने काम से फारिग हो जाएं तो मुझे याद कर लीजिए। नहीं, कोई खास बात नहीं, वैसे आपकी मर्जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ड्राइंग रूम से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। द्वारका मेरे पीछे पीछे आ रहा। कमरे में आकर मैं अपने बेड पर लेट गया। छोटे सरकार, कुछ कहना चाहता हूँ, द्वारका सरगोशियाना अंदाज में बोला। मैंने उसे बगौर देखा। वो सर तापाओं लरज रहा था। क्या बात है द्वारका? जब ये पुलिस अफसर आया है तुम खौफजदा नजर आ रहे हो। छोटे सरकार, वफादार कुत्ते खतरे की बू पाकर खौफजदा हो ही जावे हैं। खतरा? कैसा खतरा द्वारका? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। छोटे सरकार, एक राज की बात कहना चाहता हूँ, कोई सुन ना ले। ये कहकर उसने मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उसके अंदाज पर हैरत हुई। दरवाजा बंद करके वो मेरे नजदीक आ गया। बहुत पहले की बात है छोटे सरकार, जब हम बड़े सरकार के साथ शादगढ़ की जागीर पर रहते थे, आपकी माता जी हमारे सामने ब्याह कर आई थी। देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी थी। सब खादमों से प्यार करती थी। अपने साथ बेशुमार जागीर लाई थी। फिर आप पैदा हो गए। उसी जमाने में बड़े सरकार के एक दोस्त वलायत से भोपाल के जंगलों में शिकार खेलने के लिए शादगढ़ आए थे। वो एक लम्हे के लिए रुक गया। मैं दिलचस्पी से उसकी कहानी सुन रहा था। चंद लम्हे बाद वो बोला, उनके उस दोस्त का नाम हनरी था। अपने साथ दारू की बहुत सारी बोतलें लाया था। आपकी माताजी ने बड़े सरकार को मना किया था कि हवेली में दारू पीने वाले दोस्त को ना ही रखा जाए, मगर बड़े सरकार ना माने। हनरी हवेली में मर्दान खाने में रहा और बड़े सरकार के साथ शिकार पर चला गया। आपकी माताजी ने इन लोगों की गैर मौजूदगी में दारू की सारी बोतलें जागीर की छोटी तलिया में फिंकवा दी। कोई 1 महीने बाद बड़े सरकार हनरी के साथ वापिस आए। हनरी दारू की बोतलें ना पाकर गजबनाक हो गया और उसने बड़े सरकार से शिकायत की। बड़े सरकार बहुत गुस्से में आपकी माताजी के पास गए और उनसे हनरी की दारू की बोतलों का पूछा। आपकी माताजी ने इत्मीनान से जवाब दिया कि वो बोतलें बाहर फिंकवा दी हैं। फिर बड़े सरकार बड़ी देर तक गर्म होते रहे। आपकी माताजी उनकी सब बातें सुनती रहीं। जब बड़े सरकार चुप हो गए तो उन्होंने हनरी को हवेली से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। मैं जनान खाने के बाहर खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। बड़े सरकार हनरी के बारे में ये सुनकर सख्त नाराज हुए, मगर आपकी माताजी अपने फैसले पर अटल थी। बड़े सरकार ने गुस्से में आकर बंदूक से गोली चला दी। आपकी माताजी की हल्की सी छींक निकली और फिर उनके गिरने की आवाज आई। बड़े सरकार तेजी से बाहर निकले तो मैं उनको देखकर छुप गया। बड़े सरकार मर्दान खाने की तरफ चले गए और फिर रात में ही उनका दोस्त वलायत भाग गया। दूसरे दिन जागीर में खबर फैल गई कि बड़े सरकार के वलायती दोस्त ने मालकन को गोली मार दी। सबको यही खबर थी, पर सच्ची बात हम ही जानते थे। बड़े सरकार को अब भी नहीं मालूम कि इस राज से हम वाकिफ हैं। द्वारका की आंखों में आंसू आ गए। इस इंकशाफ ने मेरा दिमाग सुन कर दिया। पिताजी कातिल थे मेरी माताजी के। इतनी मामूली बात पर उन्होंने कत्ल कर दिया और मुझे मेरी माताजी की शफकत से महरूम रखा। मेरी आंखें चिंगारियां बरसाने लगी। बाजुओं की मछलियां जोश इंतकाम में फड़क उठी। द्वारका आंसू पूंछता हुआ बोला, फिर बड़े सरकार ने जागीर बेच दी और बम्बई आ गए। तब हनरी फिर बड़े सरकार के पास वलायत से आया और तब से उन दोनों की खूब दोस्ती है। पिछली बार जब आप शिमला आए थे तो हनरी और 2 वलायती मेमे भी उसके साथ थी। यहाँ रहकर तीनों खूब दारू पीते थे। कामिनी भी उनका साथ देती थी और फिर हमको शर्म आवत है सरकार। वो खराब खेल होवत थे, यहाँ के हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपके आने से पहले बड़े सरकार भी उनके साथ ऐसा खेलते थे। हम आपको जो आज ये राज बता रहे हैं वो इसलिए कि ये पुलिस अफसर इसी हनरी की तस्वीर के बारे में कामिनी देवी से पूछ रहा है। द्वारका खामोश हो गया और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो शायद इस राज पर से पर्दा हटाकर हल्का हो गया, लेकिन मैं अपना आप भूल बैठा। कामिनी मेरी माताजी के कातिल की महबूबा थी। वो घिनौने खेलों में हिस्सा लेती थी। ठीक है प्रकाश, रंजीत तुम्हें देखेगा। अब तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे अपने खून से है। मैंने दांत पीसते हुए सोचा। मैं मुजस्सिम इंतकाम बन चुका था। मुझे इस करोड़पति से नफरत हो चली थी जिसने शराब की बोतलों की वजह से एक अजीम और सादा लो औरत को कत्ल कर दिया। मैं इस कातिल को अपना पिता मानने को तैयार ना था। द्वारका मुझे गौर से देख रहा था, मेरे एहसासात को समझने की कोशिश कर रहा था। बिल आखिर वो बोल उठा, छोटे सरकार, जवानी बड़ी नादान होवे है। सब्र कर लें और सोच समझ कर कोई कदम उठावें। मेरे दिल ने कहा, द्वारका ठीक कहता है। उसका मशवरा नहायत माकूल है। चुनाचा मैं खुद को पुरसुकून करने में मसरूफ हो गया और सिगरेट सुलगाकर धुएं के मरगुले बनाने लगा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था।
चंद लम्हे मैं सोचता रहा, फिर खत्म होती हुई सिगरेट से दूसरी सिगरेट सुलगाकर मैं ड्राइंग रूम में आ गया, जहां शंकर राय कामिनी से गुफ्तगू में मसरूफ था। गालबन आप अपने काम से फारिग हो गए होंगे। मैंने जबरदस्ती खुशदिली का मुजाहिरा किया। यकीनन आपके पिताजी की पर्सनल सेक्रेटरी से बड़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं। शंकर राय ने कामिनी को जुमानी नजरों से देखते हुए कहा। जरूर जरूर, गालबन तस्वीर का मसला हल हो गया होगा। मैंने पूछा। सभी कुछ हल हो गया, अब भाग दौड़ का काम बाकी रह गया है। शंकर राय कामिनी से कोई खास बात मालूम करने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा मसरूर नजर आ रहा था। कामिनी देवी, आप कॉफी का इंतजाम करवाएं। मैंने कामिनी को भगाने की गर्ज से कहा। कामिनी खामोशी से उठकर चली गई। तब मैं शंकर राय की तरफ मतवज्जा हुआ। मुझे तुम जैसे लोग पसंद हैं शंकर, जो खुद कुछ करने का इरादा रखते हैं, महज बाप की दौलत का सहारा नहीं लेते। मैंने बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा। शंकर ने किसी हैरत का इजहार नहीं किया। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ रंजीत, इसलिए कि जो शख्स मेरे पिताजी के हार्ट अटैक के बारे में इतला रख सकता है, वो यकीनन मुझसे भी किसी कदर वाकिफ होगा। जहाँ तक मेरा जाती ख्याल है, तुम रिमेश के दोस्त हो। तुम्हारे ख्याल से मुझे कोई इनकार नहीं है शंकर। रिमेश और मेरी आदत में जमीन व आसमान का फर्क है, लेकिन वो बेहद प्यारा नौजवान है। मुझे वो सगों से ज्यादा प्यारा है। शिमला साथ ही आया है। अगर चाहो तो मैं उसे यहाँ बुलवा लूँ। बुलवा लो, मैं एक अरसे बाद उसे देखूंगा और मिलकर खुश होंगे। मैंने उसका अधूरा जुमला मुकम्मल किया और वो मुस्कुराने लगा। मैं रिमेश के फोन नंबर डायल करने लगा। हेलो, रिमेश की आवाज सुनाई दी। फौरन मेरे कॉटेज पहुंचो। जहर क्यों नहीं दे देते पिताजी? वो बेचारगी से बोल उठा। माजरत खा हूँ, ऐसी हरकत सपूत किया करते हैं। बहरहाल यहाँ तुम्हारे एक शनासा तुम्हारे मुंतजिर हैं और तुम उनसे मिलकर यकीनन खुश होगे। ये कहकर मैंने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। हाँ, तो क्या मालूम किया कामिनी से? मैं शंकर से मुखातिब हुआ। एक बेहद लंबा चक्कर है रंजीत, जिसका कोई सर पैर नहीं। एक शख्स हनरी थॉमस, जिसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है और जो पुलिस के हर महकमे को दरकार है। वजह यह है कि वो यहाँ पर कई कत्ल के जुर्म में मुलविस है। अलावा अजी इस पर स्मगलिंग का भी इल्जाम है। ताजुब तो इस बात का है कि वो यहाँ किस रास्ते से आता है। एक अरसे तक इसकी ताक में है, मगर वो हाथ नहीं लगता। फिर दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि उसके आपके पिताजी प्रकाश कुमार वर्मा से देरीना ताल्लुकात हैं। हनरी थॉमस पर तुम्हारी माताजी के कत्ल का इल्जाम भी है। जब हमारे सामने ये बात आई कि उसका ताल्लुक तुम्हारे पिताजी से है, तो फिर ये जानने में देर ना लगी कि प्रकाश कुमार वर्मा शिपिंग एजेंसी के मालिक हैं और वही इसे भारत लाने के जिम्मेदार हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि वो प्रकाश कुमार वर्मा के जहाज पर ही यहाँ आता है और मैं इसी सिलसिले में प्रकाश कुमार वर्मा साहिब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। वैसे क्या तुम्हारे इल्म में ये तमाम बातें नहीं हैं? नहीं शंकर, रिमेश का और मेरा तवील अरसे से साथ है। वो मेरी तमाम मसरूफियात से वाकिफ है। तुम्हें अगर कोई शक है तो उससे मालूम करके तसल्ली कर लेना। ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतनी मुख्तसर सी मुलाकात में तुम्हारी फितरत से बखूबी वाकिफ हो गया हूँ। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उसकी इस बात से इख्तलाफ था, लेकिन मैं बिलावजह बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहरहाल शंकर राय एक माकूल आदमी था। तो क्या अब हनरी थॉमस इस मुल्क में मौजूद नहीं है? मैंने पूछा। फिलहाल नहीं, लेकिन इसके जल्द आने के इम्कानात हैं और अब हमें महज समंदर पर नजर रखनी पड़ेगी। पोर्ट पर आने वाले तमाम जहाजों को मुकम्मल तौर से चेक करेंगे। अच्छा आइडिया है। वैसे इस सिलसिले में अगर तुम्हें जाती तौर पर मेरी मदद दरकार है तो मैं बखुशी हर काम करने को तैयार हूँ। मैंने उसे फराख दिली से पेशकश की। ख्याल रहे कि तुम्हारे पिताजी इस मामले में बड़ी हद तक मुलविस है। शंकर ने रिश्ते का एहसास दिलाया। वो तंबीह करना चाहता था कि मेरा करोड़पति शख्स से एक ताल्लुक है, नाता है। क्या अगर इस वक्त प्रकाश कुमार वर्मा की जगह तुम्हारे पिता होते तब तुम क्या करते? फर्ज प्यारे, फर्ज। वैसे भी अब क्या नाता रह गया अब इस घर से जहाँ हर चीज पैसा है? शंकर ने तल्खी से जवाब दिया। अगर सपूतों पर अपने पिता का एहतराम लाजिम ना होता तो वक्त बेवक्त तंग करने का ख्याल दम में जरूर आता, मगर अमली तौर पर बागी होकर दिखाया जाता। रिमेश चीखता चिंगारता अंदर दाखिल हुआ। शंकर को देखकर ठिठक कर रुक गया। शंकर बदस्तूर पाइप पीने में मसरूफ था और चेहरा उठाए रिमेश को बगौर देख रहा था। दो नौजवानों के जिस्म में एक ही खून गर्दिश कर रहा था, लेकिन एक खलंडरा था और दूसरा संजीदा और जिम्मेदार नौजवान। शंकर भैया। वो बेतरा शंकर के कदमों में पड़ गया और अदाकारी में माहिर था, मगर इस लम्हे वो अदाकारी का मुजाहिरा नहीं कर रहा था। शंकर शफकत से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। बाल खराब हो जाएंगे भैया। रिमेश बच्चों की तरह उठा और उसके करीब बैठ गया। वो शंकर का हाथ थामे बैठा था। शंकर के अंदाज से एहसास हुआ कि वो महज जज्बाती नौजवान नहीं रहा। भैया यहाँ कैसे आ गए? सुना था कि आप कलकत्ते में क़याम पजीर हैं। तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई उन्हें यहाँ। मैंने कहा। छोड़ें शंकर भैया, मोहब्बत के मानी क्या जाने। रिमेश वाकई छोटा भाई बनने पर तुला बैठा था।
क्या कर रहे हो आजकल? शंकर ने बराह रास्त रमेश से सवाल किया। पायलट ट्रेनिंग, 2 माह बाद मुकम्मल पायलट और फिर जूम। उसने हाथ जहाज की तरह फिजा में लहराया। वेरी नाइस, और 2 माह बाद तुम भी मुकम्मल पायलट? शंकर ने मुझसे पूछा। यकीनन, अगर सांस जारी रही। अच्छा, तो मेरे पायलट साथियों, मुझे इजाजत दो, अब वापस बम्बई जाना है। इतनी जल्दी? रमेश ने मुताजिब अंदाज में कहा। बहुत देर से आया हूँ रमेश। बहरहाल रंजीत, तुम मेरी तरफ से दिल में मैल ना लाना। फराइज की इंजाम दही में जान की बाजी लगा देने का आदी हो चुका हूँ। मुझे खुशी होगी शंकर, दिल मैला करने का क्या सवाल। शंकर उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही हम दोनों ने भी निशस्तें छोड़ दी। रमेश मेरी और शंकर की गुफ्तगू का मतलब ना समझ सका, इसलिए उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। फिर उसने यके बाद दीगरे हम दोनों से हाथ मिलाए और बाहर निकल गया। रमेश गुमसुम सा सोफे पर बैठ गया। कमरे में पुरस्रार सी खामोशी छा गई। चंद लम्हे बाद कामिनी अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा देखकर यूं महसूस होता था जैसे वह अंदर जाकर खूब रोई है। कामिनी देवी, मैंने आपसे कॉफी के लिए कहा था, मैंने सख्त लहजे में पूछा। मैं माजरत खा हूँ। उसके तेवर बदल गए, लहजा भी सख्त था। उसने मुहज्जिबाना जुमले में इनकार कर दिया। मैं पूछ सकता हूँ यह हक तुम्हें कैसे पहुँचा कि मेरे मेहमान के लिए तुमने कॉफी लाने से एतराज बरता? मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ प्रकाश कुमार वर्मा साहिब की, आपकी मुलाजमा नहीं। कामिनी ने तलख लहजे में जवाब दिया। कामिनी? मैं बेख्तियार चीखा। रमेश ने उठकर मेरे शाने पर हाथ रख दिया। मैं उसका हाथ झटक कर कामिनी की तरफ बढ़ा। तुम जैसी मॉडर्न तवाइफें बहुत जल्द अपनी औकात भूल जाती हैं, मैंने उसके करीब जाकर जहरीले लहजे में कहा। उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट रक्सा थी और जैसे मेरे तन बदन में आग लग गई और एक भरपूर तमांचा उसके रुखसार पर पड़ा। वो सोफे पर लुढ़क गई और उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। द्वारका भी भागा भागा आया। रमेश ने मेरा हाथ थाम लिया। आराम से बैठो रंजीत भैया, चिरागपा होने की कोई जरूरत नहीं। कामिनी के रवैये की तब्दीली के पसे पर्दा कोई खास बात जरूर है। खास बात? एसपी साहिब को रोक लिया होता तो तमाम तफसीलात तुम्हारे इल्म में आ जाती। मैं दोबारा अपनी निशस्त पर आकर बैठ गया। रमेश वाकये की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम ही रहा। तुम बेहद बदतमीज हो, कामिनी सिसकियां लेती हुई बोली, और किसी कदर जिद्दी और खुद सर भी। मैंने जुमला मुकम्मल किया। रमेश खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था।